गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी। तो एक बार कंफर्म करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो भी रिसेंट में आंसर की आई है, तो उसका एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आई है। तो उसमें जो बायो के क्वेश्चंस पूछे गए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 91 है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 91 क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज एक्चुअल में अभी मैंने आंसर की जब देखी तो मैंने ये पाया कि उतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। एसएससी में फिर भी काफ़ी सही क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन यहाँ पर लेवल उतना ठीक लगा नहीं मुझे। ठीक है, जितना अगर हम एसएससी में देखें तो यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिकॉज उसके बाद तो आप आराम से ई बुक फॉर्म में मैंने अवेलेबल करवा दिया, आपको पता होगा। सॉरी। तो ई बुक के फॉर्म में मैंने अवेलेबल करवा दिया है, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके आपको ई बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। ठीक है, और रिसेंट में अभी मतलब आपका जो आरपीएफएसआई का एग्ज़ाम भी चल रहा है, जब उसकी भी आंसर की आएगी तो उसकी भी आपको ई बुक मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल में। तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं प्रैक्टिस किया कर सकते हैं। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बढ़िया वाले हैं। ठीक है, अब थंबनेल तो पहले ही बन गया था जब मैंने देखे, तो भाई अगर मैं ढंग के क्वेश्चन बात करूँ तो लगभग 25-30 ही होंगे ढंग के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपको कैसे पता कि टफ नहीं है नितेश तिवारी? बेटा नितेश तिवारी क्या बोले बेटा नितेश, चलो खैर क्वेश्चन करो पहला वाला। विच एलिमेंट इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? कूपन कोड, अरे यार कूपन कोड मैं रोज़ भूल जाता हूँ, पक्का अभी मैं डालता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे। राइट, वॉइस डॉल्बी एटम्स। चलो अभी यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। तो विच एलिमेंट इज़ नीडेड बाई द, अरे यार ये लोग बड़ा गलत गंदा संदा क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स के मैंने मैसेजेस वगैरह भी देखे तो उन्होंने बोले थे सर काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हैं, और ये एक उनमें से एक गलत क्वेश्चन है। गलत इन दी सेंस कि क्वेश्चन ठीक है, आंसर की मैंने उन्हें गलत आंसर दिया। तो सबको पता है बेसिक सा क्वेश्चन है, और जो पीडीएफ है वो भी जैसे कि एसएससी की आंसर की मैंने दी थी, तो वो टफ मतलब टफ से लेके इजी वाला लेवल था, मतलब कुछ ये इस तरह से था। मैंने कि जो मतलब वो क्वेश्चन जिनको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने गलत किया है वो सबसे पहले होंगे, और धीरे धीरे आपका ईजीनेस बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। वैसे ही यहाँ पे भी है। अभी पहला ही क्वेश्चन इतना ईजी है, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये था कि इसमें सब ने ही आयोडीन मारा होगा। ठीक है, लेकिन इसने आंसर पता नहीं कुछ और दे दिया था, पोटेशियम शायद दे रखा है इसने आंसर। तो जिन लोगों ने पोटेशियम मारा था कुछ इक्का दुक्का लोगों ने मारा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। लेकिन आपको ये पता है आयोडीनो का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। हमें पता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसको कौन रिलीज़ करता है, कौन सा ग्लैंड रिलीज़ करता है? इट इज़ रिलीज बाय द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है, इसमें दो हमें हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, तो T3 और T4। T4 के सिंथेसिस के लिए, इसके प्रॉपर सिंथेसिस के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसको गोइटर बोलते हैं। जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, यानी कि जब थायराइड की कमी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उस केस में एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं हाशीमोटो डिज़ीज़, हाशीमोटो। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर उनको आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ज़रा बताएंगे? अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयोडीन की कमी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। ये सब आपको ध्यान रखना है जो हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग पढ़ा है। विच ऑर्गेनल इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स? कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि गलत आंसर दे रखा था इसका भी, इसलिए ये भी आपका शुरुआत में आ गया। ओनली इन प्लांट सेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या न्यूक्लियस? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो यार दोनों में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा किसका पार्ट है? प्लास्टिड का पार्ट है ये। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड। तो ये हमारा सिर्फ पाया जाता है किसमें? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, तो अगर मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट हमारा इस तरह से, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और जब स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं तो इन्हीं को हम ग्रेनम, या फिर प्लूरल होता है ग्रेना, ठीक है, तो ग्रेनम बोल देते हैं इन्हीं को। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है,
फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आपका ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADP, ये आपका एक फॉस्फाइड जो है प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज़ होता है कहाँ पर, जिसका यूज़ होता है केल्विन क्लैन में, है ना, केल्विन साइकिल में इसका यूज़ होता है, जो कि कैसी रिएक्शन है, ये एक आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये, और ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होती है। तो ये मत सोचना साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ये केल्विन साइकिल। ठीक है, साइट ऑफ जो डार्क रिएक्शन होती है वो होता है आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, एक लिक्विड जो यहाँ पर भरा होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इट इज़ अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। पता है सभी को, प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लोरो में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, रिएक्शन होती है, जहाँ पर आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, 6CO2 + 6H2O, है ना, और आपका बनता है यहाँ पर C6H12O6 + 6O2। क्लियर है। यहीं पे क्या होता है, हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसका होता है हाइड्रोलिसिस। अच्छा बताओ, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो हो गया हाइड्रोलिसिस। ठीक है, CO2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, और कहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पर, ये जो ग्रेनम है यहाँ पर होता है या फिर केल्विन साइकिल में होता है। तो ध्यान रखना, जो CO2 होता है इसका रिडक्शन होता है, जब तब जाके ये ग्लूकोज बनता है, तो ये इसका रिडक्शन होता है। और कहाँ पर होता है रिडक्शन, ये रिडक्शन होता है केल्विन साइकिल में, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हमारी। क्लियर थी चीज़। क्लोर और बताएंगे आप कि जो प्लास्टिड होता है उसके पास खुद का क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सॉशस शेप का होता है, और 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इनर मेम्ब्रेन में ATP बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। आउटर लेयर पोरस होती है, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है, जिसको कि हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। लेंथ 1 से 2 माइक्रोमीटर के बीच में होती है इसकी। लाइजोसोम की बात करेंगे तो ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल जाना जाता है। इसका निर्माण गोल्गी एपरेटस में होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, जो जिसमें डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज अदर सेल ऑर्गेनल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसी के अंदर ही हमें क्रोमैटिन मटेरियल, जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोजोम बन जाता है, वो देखने को मिलता है। क्लियर इतनी चीज़। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपके कि क्या प्लास्टिड के पास खुद का क्या होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तो प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, यानी ये खुद का DNA और राइबोसोम होल्ड करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है। ठीक है, राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है। और प्लास्टिड के मैंने पार्ट पूछे थे आपसे, एक सेकेंड, तब तक ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लास्टिड के कितने पार्ट होते हैं, प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लोरो में खाना बनता है, क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूको जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट, फूड को स्टोर करता है। अब फूड भी 3 तरह का होता है, प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, और फैट और लिपिड्स हो गए। ठीक है, फैट और लिपिड हो गए। प्रोटीन कहाँ पे स्टोर होता है, ये होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट में, एल्यूरो में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, ये एमाइलोप्लास्ट में होता है। फैट लिपिड कहाँ होता है, इलाइयोप्लास्ट में होता है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल जो संयोजी ऊतक है उसके लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। सबका सही है, पाशा, रोहित, सूरज, निंजा, सुरेश। चलो, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज की अगर बात करें तो लिक्विड नहीं होता है, बोन की तरह टफ नहीं होता है, तो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नोज़ की टिप में होता है, ईयर के पिन्ना में होता है, और जो ट्रैकिया होता है उसको सराउंड करके रखती हैं, जिनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, सो दैट जो हमारा ट्रैकिया दैट इज़ विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फैट स्टोरेज टिश्यू है, जिसमें कि एडिपोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं ओवल शेप की। ठीक है, ओवल शेप की सेल्स होती हैं ये, जिनको कि एडिपोसाइट्स बोलते हैं, एडिपोसाइट।
और ये फैट स्टोरेज होती हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं। ब्लड इज़ और इसका भी आंसर गलत दे रखा है, अब शायद पता नहीं इन्होंने एरियोलर वगैरह कुछ मार्क कर रखा है आंसर की में, ब्लड होगा, ठीक है। एरियोलर की अगर बात करें तो ये जो स्किन होती है, ठीक है, और उसके और बाकी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में ये टिश्यू देखने को मिलता है। ब्लड की अगर बात करें तो जैसा कि हमें पता है ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ भी इसी तरह का ही एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है जो 55% होता है, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो 44% होता है। उस 44% में 41% तो रेड ब्लड सेल ही होता है, आप समझ लो। उस 41% में यानी कि रेड ब्लड सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 पार्ट होते हैं हमारे सॉलिड पार्ट के, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जरा बताओ ब्लड जो होता है ये किस तरह का मिक्सचर होता है, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज़ दिस, केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं। तो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट, इराइथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करता है, ये क्योंकि रेड क्यों होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है जो ऑक्सीजन को अटैच करके हर एक सेल तक पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और मेनली तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना, है ना, कि अगर कोई फॉरेन इस तरह से बैक्टीरिया आ गया तो उसको मारना काम होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड अगर मिक्सचर बात करेंगे तो ये आपका एक तरह का कोलॉइड होता है, ध्यान रखना, होमोजीनस भी नहीं होता, हीट्रोजीनस भी नहीं होता, कोलॉइड होता है ये। यानी कि लगता है होमो की तरह लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ इसकी हीट्रो वाली होती हैं। हीट्रो वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं मतलब कि लाइट को स्कैटर करेगा, नहीं टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, और पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या बोले तो 10 to the 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। लिम्फ जो होता है ये आपका आरबीसी डेफिशिएंट होता है, इसमें सिर्फ आपकी डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में कौन सा मेच्योर होने पे न्यूक्लियस छोड़ देता है, न्यूक्लियस नहीं होता है उस पर। और ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 92% वाटर होता है, और बाकी के अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसमें 8% में आपके कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फिब्रिनोजन वगैरह, और हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह होते हैं। अगर हम एपिथेलियम टिश्यूज़ की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ देखने को मिलते हैं, लोकेशन पूछता है, लेयर्स एक सिंगल लेयर के फॉर्म में होते हैं। सिंपल स्क्वैमस हमें देखने को मिलते हैं जो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, मुंह की, और जो इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है वहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में क्या होता है, ये टॉल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइड, ठीक है। तो ये आपको हाँ देखने को मिलेंगे कहाँ पे, सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि टॉल जितने होंगे ये वाइड उतने ही होंगे, कॉलमनार टॉल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो टॉलनेस है वो ज़्यादा है इनकी विड्थ से, ठीक है। तो क्यूबॉइडल की अगर बात करेंगे तो ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, जो आपका मैमरी ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड हो गए। तो ये जो ग्लैंड है ना, किडनी टिब्यूल्स हो गए, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ ये कहाँ मिलेंगे आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है इंटेस्टाइन्स वगैरह में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़, ध्यान रखना ये स्किन जो होती है हमारी त्वचा उसकी पूरी में बना के रखते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ पर इस तरह का हमने अभी क्वेश्चन किया था, अभी आई थिंक कल ही तो किया था, कल ही किया था ये। आरसीबी नहीं आरबीसी, तो आरबीसी तो लिखा है भैया, क्या आरसीबी गलती से बोल दिए थे क्या? अच्छा 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 अच्छा, जिलेट मार्क 3 आ गया, मतलब क्या एडवर्टाइज आ रहा है क्या, ऐड आ रहा है? रुको एक सेकंड, गलती से जो क्लास सेट करते हैं ना तो उन्होंने लगा दिया होगा, अभी मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड रुको। अभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आरसीबी आप बोले, चलो। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो कल ही इस क्वेश्चन को किया था हम लोगों ने कि पीसम सातवीं यानी पी प्लांट पे किसने ये सब किया था, ये काम किया था हमारे, जिनको फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। जल्दी से नाम बताइए, क्या नाम था उनका? ग्रेगर मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि पी प्लांट की 2 कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा या डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, रादर दैन जस्ट वन, और वन आर
ब्रेड विद ईच अदर, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, ये बात तो तय है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक। अब ये वाला जरा देखना जरा, सम F1 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विद, अब यहाँ पर क्या क्या ट्रेट्स ली हैं मैंने, क्या कैरेक्टरिस्टिक ली हैं मैंने, तो कैरेक्टरिस्टिक ली है एक तो उसकी हाइट और एक उसका सीड का स्ट्रक्चर। तो हाइट टॉल है, शॉर्ट है, अब टॉल डोमिनेंट वाला होगा ना, डोमिनेंट ट्रेट होगा, ये रेसेसिव ट्रेट होगा। सीड के स्ट्रक्चर में राउंड सीड डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड सीड रेसेसिव होगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 प्रोजेनी में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही निकलता है, रेसेसिव आएगा ही नहीं। यानी कि सम F1 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विद राउंड सीड, सम आर शॉर्ट, हो ही नहीं सकता है कि रेसेसिव आ जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स इन F2 जनरेशन। मैंने क्या बोला अभी, चाहे मोनो हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 में जो डोमिनेंट है वो नहीं, मतलब डोमिनेंट वाला ये रेसेसिव आ ही नहीं सकता है। F2 के लिए बात थोड़ी ना बोली थी मैंने, गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले लो उसमें रेशियो बन जाता है 3:1 टॉल और शॉर्ट का, होता है कि नहीं, तो शॉर्ट वाला एक आ गया। और डाई हाइब्रिड क्रॉस की है हिंदी में, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात कर लूँ तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो बताया था मैंने 9:3:3:1। ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, दोनों ट्रेट डोमिनेंट होंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये दो क्या हैं, एक ट्रेट डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में कि टॉल तो है लेकिन सीड रिंकल्ड है, इसमें शॉर्ट है लेकिन सीड राउंड है। और ये क्या है, दोनों रेसेसिव ट्रेट हैं, ये क्या है, दोनों रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि शॉर्ट भी और रिंकल्ड भी सीड है। तो आप समझ रहे हैं ना कि रेसेसिव भी आ रहा है, तो ये वाला बी वाला भी गया। अब ए और डी तो तुम देखो थोड़ा सिमिलर टाइप लग रहे हैं लेकिन कंट्रास्टिंग है, किस सेंस में, द टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल्ड सीड ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। द टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल्ड सीड आर ट्रेट आर डिपेंडेंटली इनहेरिटेड। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज द थर्ड लॉ ऑफ ग्रेगर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिए गए थे, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोल रहा था ना कि इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं जो हमारे जीन्स होते हैं, अलील्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और वो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ही है। वो विच बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें पता है कि इकोसिस्टम में 2 तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, डी होगा, आई थिंक डी नहीं होगा भैया, ए होगा, ठीक है। सब लोग गलत किए हो, क्यों, हिंदी में लिखा रहता है यार क्वेश्चन। विच बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़े ज़्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट होता है, तो यार हमें पता है क्या पूछा, बायोटिक कॉम्पोनेंट। अब बायोटिक 2 तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, जो लिविंग कॉम्पोनेंट होता है उसको बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग होता है उसको एबायोटिक बोलते हैं। जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, इकोसिस्टम का, ये सब क्या है, ये आपके एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉफिक लेवल्स डिफरेंट बनी हुई हैं। सबसे बेस लेवल पे, सबसे लोअर लेवल पे आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिनको जो कि हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर में, ठीक है। इसीलिए जो पिरामिड ऑफ नंबर बनता है वो भी इन्वर्टेड ही बनता है आपका, ठीक है। सॉरी, अपराइट बनता है, नॉट इन्वर्टेड, अपराइट बनता है आपका, ठीक है। चाहिए तो एनर्जी का पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड है आपका, नंबर का पिरामिड भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए इसी तरह से अपराइट ही बनता है। तो प्रोड्यूसर, इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, इनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको खाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर, इनको खाएंगे क्वार्टरली कंज्यूमर। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके प्रोड्यूसर ही होंगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर भी जैसे मैंने बताया ऐसे ही बनता है, पिरामिड ऑफ नंबर ऐसा बनता है, मतलब सबसे ज़्यादा होंगे आपके प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, टर्शियरी कंज्यूमर सबसे कम। लॉस्ट एनर्जी एज हीट, हमें पता है कि जो हमारी सन होता है इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्स है। और जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये 1% एनर्जी को ट्रैप करता है, ओनली ट्रैप्स 1% ऑफ सनलाइट। और ये ध्यान रखना कि जो हमारा फिक्सेशन है सोलर एनर्जी का, जितना भी फिक्सेशन होता है उसका 50% फिक्सेशन तो सिर्फ कौन करता है, एल्गे यानी शैवाल ही करता है अकेले।
और 1% टेरेस्ट्रियल वाला कैप्चर करता है, सिर्फ 1%। और एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे किस तरह से डिक्रीज होती है, मैक्सिमम 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 90% या उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है उसका, ठीक है, खो जाती है वो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित मांसपेशियों की विशेषता है। स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल का मतलब हो गया कि सर स्मूथ तो नहीं हो सकती है। बात किसकी हो रही है, स्केलेटल मसल की। अमृत रॉय, प्रियंका ठाकुर, शर्मा जी, शोएब मलिक, ब्यूटी सिंह, रोहित रीडर, प्रशांत तिवारी, स्वपन। चलो, तो स्मूथ की तो बात नहीं हो रही, स्केलेटल की बात हो रही है। अब स्केलेटल सिलेंड्रिकल ही होंगी, स्पिंडल शेप्ड तो है नहीं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होंगी। ब्रांचिंग भी नहीं होगी। ब्रांचिंग किस में होती है, ब्रांचिंग होती है आपकी जो हमारी कार्डियक मसल सेल्स होती हैं, है ना, क्योंकि दिल जो है काफ़ी लोगों को दिल दे बैठते हैं हम, तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, तो काफ़ी लोगों को दिल दे बैठते हैं, तो भाई तो दिल के ऐसे तार खुले हुए, मतलब ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है कि उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस नहीं है। एक न्यूक्लियस होता तो यूनि न्यूक्लिएट बोलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होता तो मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, सॉरी मल्टीपल न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर। स्ट्रिएशंस क्या होती हैं, स्ट्रिएशंस ये जो धारी धारी देख रहे हो इसको स्ट्रिएशंस बोलते हैं। और कौन सी वॉलेंट्री होती है, तो स्केलेटल वाली ही से वॉलेंट्री होती है। स्मूथ और कार्डियक दोनों इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, ठीक है, और यूट्रस हो गया, यहाँ पर आपके स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हार्ट हमारा क्या कंट्रोल में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, तो वो भी आपका इनवॉलेंट्री में ही आएगा। जिसको कंट्रोल कर सकते हैं हम वो वॉलेंट्री में, जैसे कि हमारे आर्म्स की जो मसल्स हो गई, जहाँ हड्डी है, तो हड्डी है मतलब स्केलेटल, ठीक है, तो हड्डी है, तो इस वजह से वो वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंट में ही बायोलॉजी हमने खत्म करी है। क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी। तो हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल में आता है इससे यानी ब्रेन से प्लस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स। क्या, नर्व्स जो इससे निकलती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। अब ये क्या हो जाती हैं, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। जो ब्रेन से निकलती हैं उसको हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये क्या करती हैं, ये आपकी अटैच्ड है, यानी कि इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाती है और डिफरेंट ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, जिसके थ्रू हमारा रिफ्लेक्स एक्शन भी परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड और ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नर्व्स की बात हो रही है, तो नर्व्स आएंगे आपकी पेरिफेरल में। अगर सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही थी तो उसकी, ठीक है। ये बताओ जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें कितने वर्टिब्रल कॉलम है, कितनी बोन्स हैं। ये जो हमारी वर्टिब्रे है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स हड्डी कितनी होती हैं, और ये ब्रेन में कितनी हड्डी होती हैं, जल्दी से। एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी जीव का प्रत्येक गुण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है। सिर्फ मम्मी के डीएनए से, सिर्फ पापा के डीएनए से, दोनों से, या फिर ज़्यादा पापा मम्मी का, बताओ जल्दी से। 29 नहीं, आज 26 होती हैं, ठीक है। तो 26 बोन्स होती हैं इसमें, अच्छा शायद उसका बता रहे हो ब्रेन का, ठीक है। तो 26 होती हैं इसमें, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी होती है, कॉकिक्स होती है। सबसे ऊपर कौन सी होती है, सर्वाइकल की एटलस होती है, एटलस, ठीक है। ब्रेन की जब बात करते हैं तो 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेसियल होती हैं, ध्यान रखना। 8 क्रेनियल और 14 फेसियल बोन्स, 8 क्रेनियल यानी ब्रेन में और 14 फेस में, तो उनको फेशियल बोन्स बोलते हैं। ये हो गई 22, ठीक है। 3 इस कान में, 3 इस कान में, मैलियस इनकस टेपिस, तो 6 हो गई। और एक होती है जो ठोड़ी होती है हमारी, ठोड़ी, उसमें एक होती है हियोइड बोन, ठीक है। तो इसको भी जोड़ लोगे तो 29 हो जाएंगे आपकी, ठीक। एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी जीव का प्रत्येक गुण जो होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है। परिचौन, ब्यूटी, निंजा, श्रद्धा, जो है आर्या, निधि, प्रियंका, चलो ठीक है।
तो हो एवरी ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, तो दोनों, ठीक है, बाई बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए इक्वली, ठीक है, दोनों में इक्वली होता है। ठीक है, ट्रेट मतलब करेक्टरिस्टिक। हमें पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन का बना होता है, डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन होता है, और उसी जीन के माध्यम से ये ट्रेट जो है ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रेट दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने की जो कला है मैंने ओवर दी टाइम सीखी होगी, तो एक्वायर्ड ट्रेट हो गई। और जो अगर मैंने चीज़ इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, मान लो कि मेरी वॉइस हो गई, ठीक है, या मेरा इसने कलर हो गया, ये सारी चीज़ें इनहेरिट की जाती हैं, तो इनको इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू फॉर्म इंटरकनेक्टेड वाटर कनेक्टिंग चैनल्स, जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े हुए जल संवाहक चैनल बनाते हैं। जाइलम टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पर। अब हमें पता है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो पादप ऊतक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डीप में ले नहीं जाऊंगा बिकॉज यार अभी जो मैं बायो पढ़े हम काइंड ऑफ रिवीजन मान रहा हूँ कि जो लोग ये सेक्शन देख रहे हैं उनको बायो आती है, वो रिवीजन के लिए या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक हो गया और हमारा परमानेंट टिश्यू हो गया। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हो गया। अब जो मेरिस्टेमेटिक होता है उसमें सेल डिवीजन होता है, उसमें वैक्यूल नहीं होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल डिवाइड करती है, इसमें एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल तीन तरह का होता है। जब डिवाइड होना बंद हो जाता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन परमानेंट बदलता है। परमानेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, सिंपल में आते हैं पैरन, स्क्लेरन और कॉलन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो जाइलम फाइबर तो जो होता है ना ये डेड सेल होता है। जाइलम फाइबर जो होता है डेड सेल का बना होता है, चाहे देखो फाइबर जो होता है ना हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो पैरन काइमा होता है हमेशा खाना बनाएगा। तो ये फाइबर वाला ऑप्शन हटा दो, आंसर होगा वेसल और ट्रैकाइट्स। ठीक है, तो जो ट्रैकाइट्स हैं और जो वेसल हैं ये क्या करेंगे, ये चैनल की तरह एक्ट करेंगे और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर और मिनरल को। जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के क्या आ जाते हैं टाइप्स, तो सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो 5 टाइप होते हैं फ्लोएम के, जिसमें कि आप ये समझ लो सपोर्ट प्रोवाइड करें, खाना बनाएगा, और ये सब क्या करेंगे, खाना ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन, उनका संरक्षण ज़रूरी है, वेरिएशन ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, फिर स्ट्रगल ज़रूरी है। तो लाइफ में स्ट्रगल तो ज़रूरी है ही, ठीक है, और ऊबर भी ज़रूरी है ना। चलो, तो खैर आंसर क्या होगा, आंसर होगा वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं और वो किस तरह से हमारी सर्वाइवल, किसी स्पीशीज़ के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वेरिएशन क्या चीज़ होता है। जैसे कि वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमारे जो दादा दादी हैं, ठीक है, वो ऐसे दिखते थे, ठीक है, ऐसे दादाजी ऐसे दिखते थे, दादी जी ऐसी दिखती थी, ठीक है, ठीक है। अब उनके बच्चे हुए, यानी आपके मम्मी पापा, मतलब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से, ठीक है। तो फिर आप हुए, ये आप हुए, फिर आपके बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब ये आपके पापा मम्मी हो गए, ठीक है, फिर ये आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई, ठीक है, या फिर आप हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, फिर आपके बच्चे होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, धीरे 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 क्या वो वही ट्रेट सेम रहेंगी क्या, धीरे धीरे ओवर द टाइम आप देखेंगे कि इनके कंपैरिजन में आज से मान लो 10 जनरेशन बाद चीज़ें बहुत, मतलब हो सकता है पूरी चेंज हो गई हों। तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं। और जो मान लो कि जो मान लो आप हो और आपका भाई है, क्या सारी चीज़ें सेम है, नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। सो दैट कि अगर मान लो कि कुछ तरह के चेंजेस आए हमारे एनवायरनमेंट में, तो एक अगर झेल ले उस पर्टिकुलर चीज़ को, मान लो कि एक है कि वो गर्म टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा झेल लेता है, एक होता है वो ठंडे को बहुत अच्छी झेल लेता है। तो मान लो बहुत ठंड बढ़ गई तो ठंडी जो झेल लेता है वो बच जाएगा, जो बहुत गर्मी पड़ गई तो जो गर्मी झेल लेता है वो बच जाएगा। एटलीस्ट एक स्पीशीज़ सर्वाइव तो करेगी। समझ रहे हो आप भावनाओं को। जैसे मान लो अर्थ है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसा हुआ
कि बहुत टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे ऐसे तो, अगर सब एक तरह के होंगे। वेरिएशंस होते हैं इसलिए कुछ बैक्टीरिया बच जाएंगे, स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। सबके नोट्स हिंदी में है, हिंदी में देखते हैं। ड्राइंग गजब है, हे मेरी तो छिपकली बहन है। अच्छा, रुडोल वर्चो एस सेलुला ओमनिस सेलुला आशीष बडोला। चलो, तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू तो हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगी बीच में तो इसका मतलब है कि टाइटली पैक्ड है, यानी ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा, और ये सही है तो ये भी सही है। हमने इससे गलत पूछा है। कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। नो 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 नो। सेपरेटेड, एक सेकेंड, सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाई सेलुलर नॉन फेब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये सेपरेट होती है। तो देखो, पहला और तीसरा तो सही होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा, बिकॉज कैविटी भरने के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था, ना कि एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कैविटी कौन भर रहा था? एरियोलर वाला भर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लाडर प्रेशर। ब्लाडर का जो होता है, ब्लाडर मतलब जहाँ पर हमारा जो यूरिन है वो जाके स्टोर होता है, तो उसको कौन उसका प्रेशर कंट्रोल करता है? तो हमें पता है कि हमारे पास दो किडनी होती हैं, दो ही ना भैया, किसी ने आईफोन तो नहीं खरीद रखा है यहाँ पे, आईफोन वालों के पास एक होगी। तो यहाँ पे यूरेटर दो निकल के आते हैं, और यूरेटर क्या करते हैं? ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर तक क्या लेके आते हैं? यूरिन लेके आते हैं, और यूरेथ्रा होता है यहाँ पे जिसके थ्रू निकल जाता है। तो भाई हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है, वो बताता है कि भाई भर गया है, अभी सही टाइम है, निकाला हो जाके, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, नर्वस सिस्टम। ब्रेन से ही सिग्नल मिलता है हमें, ठीक है। और यूरिन का कलर येलो क्यों होता है ये आप बताएंगे। और किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है? नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? तो क्या मैंने पूछा था यहाँ पर? यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है। या तो यूरोक्रोम ऑप्शन होगा या यूरोबिलिन होगा। और जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसका येलो कलर जो होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। बिलिरुबिन की वजह से। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव बट दे लैक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की जो कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होता है? तो अभी मैंने बताया था फ्लो में कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको सेल डिवीजन करती हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन बट दे लैक वैक्यूल नहीं होता है उसमें, ठीक है। सब पढ़ा हुआ है मुझे, तो मैंने तो अभी नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं दिखा जो हम लोगों ने पढ़ा ना हो। अब 50 मैंने आई थिंक 15-20 सवाल देखे थे, तो उसमें तो अब शुरू के 15-20 में अगर कोई नहीं है तो अब वैसे बात आगे के तो और आसानी है, तो उनमें तो क्या ही होगा, है ना। दी फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर स्टोर्ड इन दी वैक्यूल। मुझे लगा था कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम है, साइंस का वेटेज थोड़ा अच्छा रहता है, पिछले अभी थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन दिखे थे तो अच्छे होंगे, अच्छे इन दी सेंस में कि एसएससी कंपैरिजन में तो अच्छे होंगे, लेकिन नहीं है ये, ठीक है। मतलब आसानी से आप बना लेंगे सबको। अगर बार बार टॉयलेट हो तो इससे कुछ बीमारी हो सकती है क्या? ये बीमारी का सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल में होता है आपका सेल सैप होता है, ठीक है, सेल सैप। उसमें क्या होता है? मिनरल सॉल्ट होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होती है, लेकिन चीनी नहीं होती है, शुगर नहीं होती है, ठीक है। सेल सैप। वैक्यूल क्या करते हैं? वैक्यूल प्रमोट करते हैं रिजिडिटी और टर्जिडिटी को। किसमें? प्लांट सेल के अंदर। तो क्या एनिमल में नहीं होते हैं लेकिन बड़े कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। प्लांट में जो होते हैं ये 50-90% सेल ऑक्यूपाई करके रखते हैं, एक होता है। एनिमल वाले में मल्टीपल होते हैं यूजुअली, और टेम्प्रेरी नेचर में होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब होते हैं। यहाँ पर रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? एनिमल सेल में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं ये। Where does the following reaction take place in a cell? The breakdown of glucose 6 carbon molecule into the carbon molecule. कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन वाला अणु है का 1वें कार्बन अणु में विघटन, क्या लिखा हुआ है? Where does the following reaction take place? The breakdown of glucose 6 carbon into a
3 कार्बन है क्या, ये 3 होगा, ठीक है, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। किस तरह से होता है हमें पता है कि जैसे कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये पाइरूवेट में टूटता है जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। देन यहाँ से हम पढ़ते हैं 3 रिएक्शन। एक तो होती है आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली होती है। एरोबिक मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बनता है, एनर्जी बनती है। देखो यहाँ पे भी एनर्जी बनेगी, लेकिन 2 ATP बनेंगे बस यहाँ पर। यहाँ कितने बनेंगे, 36 ATP बन जाएंगे एनर्जी के। ATP आप जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। प्लस CO2 निकलेगा एज वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम निकाल देते हैं किसके थ्रू, एक्सलेशन के थ्रू। एल्वेलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, होता है कि नहीं होता है। और एल्वेलाई में अगर मान लो कि लिक्विड भर जाए एल्वेलाई में, ठीक है, एल्वेलाई में जो है इन्फेक्शन टाइप हो जाए, लिक्विड भर जाए, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, तो CO2 हो गया और यहाँ पर आपका H2O निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, अवायवीय शोषण। इसमें ये कहाँ होता है, जैसे ईस्ट खमीर वगैरह में होता है। बेकरी इंडस्ट्री में इसका अच्छा यूज़ किया जाता है कि खमीर को डाल दो, ईस्ट को डाल दो डो में, और बढ़िया क्या कर देगा, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, प्लस एथेनॉल प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि फ्लफ़ी बना देगी उसको। और यहाँ पे है ये आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं है, लैक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि है तो, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं। ये कहाँ होती है, ये होती है रिएक्शन आपकी मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड, एनर्जी तो सब में ही बनेगी, चाहे कोई भी एनर्जी तो सब में बनेगी आपकी, ठीक है। और निमोनिया हो जाता है, उसको बोलते हैं निमोनिया, जब हमारे एल्वेलाई में थोड़ा सा लिक्विड टाइप भर जाता है और इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हुई एरोबिक रेस्पिरेशन वाली, ये जो रिएक्शन हुई ना, ये कहाँ हुई, ये हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ये मसल सेल्स में हो रही थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से सेल में क्रैम्प डेवलप होता है ना। और ये ईस्ट में हो रही थी, खमीर में, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था। पहला वाला स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा था, कॉमन है सबके लिए। बाद में देख लो ये एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही, यानी ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. Okay, the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule। ये तो सही है आपका, लेकिन A and C का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ATP is broken down giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ठीक, तो ABC इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये हिंदी में था, हिंदी में दिखाना भूल जाता हूँ मैं। सर NTPC के लिए GK 2.0 या 3.0 लेना चाहिए? 3.0 ले लो यार अब, है ना। सर आपका इन्वर्टर से अभी भी साउंड आता है क्या? आता है यार, अभी भी आता है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनमें से गलत कौन सा है? सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज को लेते हैं, जो हमारा क्या होता है, CO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, सब इनऑर्गेनिक को लेके क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक वाला बना देते हैं, C6H12O6, ये ऑर्गेनिक है हमारा, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये भी सही क्यों भाई, हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे से यही तो सब खाते हैं। वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको हम फिर सिंपलर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एंजाइम होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है, बताना तो जल्दी से, ठीक है। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट, भैया वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, तो ओनली A एंड B सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले होता है सेलाइवरी एमाइलेज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है उसको सिंपल में ब्रेक करता है। और हम यानी ह्यूमंस, हम अपनी बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी? फ्रूट और जो सीड होते हैं हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। जो फल होते हैं और जो बीज होते हैं उनमें से किस चीज़ का हाई कंसंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है? साइटोकिनिन,
साइटोकिनिन कौन सा सेल होता है जिसमें कि आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। देन आता है आपका एब्सिसिक एसिड, ये क्या होता है, ग्रोथ को मारता है, यानी ग्रोथ इनहिबिट करता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट के लिए। ऑक्सिन जो होता है ये टिप्स में यूजुअली प्रेजेंट होता है और ये इलोंगेशन मतलब ग्रोथ करवाता है ये भी। जिब्रेलिन भी क्या करवाता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम करवाता है। आंसर क्या होगा, मतलब प्लांट हार्मोन की बात हो रही है जो कि फ्रूट और सीड, तो फ्रूट और सीड जो है साइटोकिनिन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक सेकंड 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 फ्रूट और सीड हैव अ हाई कंसंट्रेशन, तो ऑक्सिन होगा यार, ठीक है, ऑक्सिन होगा यहाँ पर, ऑक्सिन ऑक्सिन ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं 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 भैया, ऑक्सिन तो टिप में प्रेजेंट होगा, सही लगाया था, ठीक है, सही लगाया था, ऑप्शन नंबर ए ही होगा साइटोकिनिन, ठीक है। ऑक्सिन तो आपका यहाँ पर होता है टिप्स में, फ्रूट्स एंड सीड दिया होगा ना, तो ऑक्सिन तो यहाँ पर टिप में होता है, स्टेम में, ठीक है। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो सन होता है सनलाइट से दूर भागते हैं ये, ठीक है। तो सनलाइट से दूर भागेंगे तो इस साइड आ जाएंगे, इस साइड क्या करेंगे, इलोंगेशन करेंगे स्टेम का, इलोंगेशन करने की वजह से क्या होता है, ये झुक जाता है, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताओ। अगला वाला है, और कौन सा हार्मोन होता है जो कि गैशियस हार्मोन होता है जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, इसमें से क्या परासरण का उदाहरण नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट्स, तो ये बिल्कुल ऑस्मोसिस है। मूवमेंट ऑफ O2 एंड CO2 इन एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल्स, O2 और CO2 का मूवमेंट, ये भैया डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, जो मैंने आपको पढ़ाया था, पानी का मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी लो कंसनट्रेशन, हाई से लो कंसनट्रेशन में जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन ये गैसों का हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स व्हेन सोक्ड इन वाटर, अच्छा बताओ स्वेलिंग क्यों हो रही होगी, किस तरह का सोल्यूशन होगा, किस तरह का सोल्यूशन होगा अगर स्वेलिंग हो रही है तो। क्या क्वेश्चन पूछे थे, गैसियस हार्मोन जो होता है आपका, वो होता है आपका इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन होता है जो आपका गैसियस हार्मोन होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये होगा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक जिसमें चीज़ें फूल जाती हैं। हाइपरटोनिक में क्या होता है, अच्छा हाइपरटोनिक में चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं और उसको हम एक और नाम देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलिसिस दे बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और अगर मुझे बताओ लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन टेक प्लेस इन, तो क्या बोलते हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, विखंडन हो रहा है दो में, अमीबा है ये जैसे, ठीक है, अमीबा ही है, ये क्या होगा धीरे धीरे जैसे खींचेगा खींचेगा और दो अमीबा में बट जाएगा, ये दो प्रॉपर अमीबा हमें मिल जाएंगे। अब किसी भी प्लेन के अलॉन्ग इसको डिवाइड कर दो, एनी प्लेन, बाइनरी फिजन के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो एनी प्लेन और एक फिक्स्ड प्लेन। फिक्स्ड प्लेन में अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो लिशमैनिया, लिशमैनिया से कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सा रोग हो जाता है लिशमैनिया, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। तो पूछा था मैंने, हाँ उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो कि आप लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूवमेंट करवाते हो एनर्जी डाल के, एनर्जी यानी ATP के फॉर्म में जब एनर्जी लेते हो और ऐसा मूवमेंट करवाते हो तो आपको पाप लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। कहाँ गए कमेंट आप लोगों के, ठीक है, एनी प्लेन होगा, ठीक है। लिशमैनिया से क्या होती है भैया, काला आज़ार होती है। काला आज़ार क्यों होती है, काला आज़ार में काली पड़ जाती है बॉडी और आपका जो स्प्लीन होता है वो और फूल जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे लिशमैनिया के अलावा, एक हमने पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ये एक प्रोटोजोआ होता है, इससे क्या होता है, सोमा, सोजा, और इसका कैरियर क्या होता है, इसका कैरियर क्या होता है, इसका कैरियर होता है सैंड फ्लाई। इसमें क्या होता है, इसमें कैरियर क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा में सोजा, यानी कि इसमें होता है आपको, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और सोजा, सोजा से फ्लाइज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज, और एक और मुझे डिजीज़ का नाम बताओ जो कि, हाँ वेस्ट इंडीज जैसा, तो एक और कुछ उसका नाम बताओ कि जो प्रोटोजोआ से डिजीज़ होती हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज एन इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग प्रोटीन्स, इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरह एक्ट करता है, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है हमारा DNA, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती है वो हमारी हो सकती है मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होती है ना। द डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन, श्रम विभाजन जो है निम्न में होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों में होता है, मल्टीसेलुलर में होता है, नीदर यूनिसेलुलर नॉर, देखो भैया डिवीजन ऑफ लेबर होता है सब में होता है, ठीक है,
सब में होता है। बस होता ये है कि जो यूनिसेलुलर वाली होती है उसमें सिर्फ एक ही में पूरा जोर रहता है, उसी को सारे काम परफॉर्म करने हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिफरेंट तरह की होते हैं सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो परफॉर्म करती हैं अलग अलग तरह का लेबर। यूनिसेलुलर में पूरा जो लेबर है वो एक ही सेल पे आ जाता है, ठीक है। वेराइगेटेड लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। वेराइगेटेड का मतलब होता है जो डीकलरेशन हो जाता है, आपने कुछ पत्तियों में देखा होगा कभी कभी, ठीक है। कुछ पत्तियों में क्या होता है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लगता है साइड से, ठीक है। तो नीम में तो भैया, नीम में कौन ही करेगा, नीम तो इतनी कड़वी होती है। नीम में तुमने कभी देखा है, नीम एकदम हरी होगी, बीच से खा भले कोई जाए लेकिन हरी होगी पूरी। गुलाब भी, गुलाब कभी देखा है सफ़ेद सफ़ेद होता है, नहीं। बनाना भी नहीं होता, क्रॉटन होता है, क्रॉटन क्रॉटन, ठीक है। और इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते थे, जमाल घोटा होता है ना, आई थिंक उसी का होता है ये, ठीक है, क्रॉटन। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे इसको। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अभी पढ़ाया था पीछे कि 1% एनर्जी को ही ट्रैप करता है हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और 50% जो सोलर फिक्सेशन होता है, पूरे सोलर फिक्सेशन का 50% तो सिर्फ हमारे एल्गे यानी शैवाल ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट है तो ये फ्लोएम तो आएगा नहीं, बिकॉज अभी बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है ये, ठीक। एपिडर्मस तो ये सेल की लेयरिंग बनाती है, आंसर होगा पैरेन्काइमा। ये क्या होती है, जैसे हमारे पास स्किन होती है तो ये काइंड ऑफ प्लांट की स्किन होती है, और इसमें जो हमें पोर्स देखने को मिलते हैं उन पोर्स को क्या बोलते हैं। पैरेन्काइमा का ही पार्ट होते हैं हमारे, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो खाना बनाता है, एरेन्काइमा में एयरी स्पेसेस होते हैं जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करेंगे तो सेल को ये रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करता है। उदाहरण दे देंगे आप जल्दी से, एक स्क्लेरेन्काइमा का एक एग्जाम्पल कोट करेंगे, जैसे हार्ड कोटिंग हो गई नट्स और सीड्स की, और एग्जाम्पल है बढ़िया सा हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी। गलत कौन सा है इसमें, गलत कथन का चयन करें इसमें जल्दी से, किसमें से रॉन्ग कौन सा है। आईडी बताओ अपनी, बेटा मोना राजपूत। आईडी वाईडी मत खेलो अभी, बाद में मांग लेना आईडी, शुरू मांग लिया करो आईडी, अभी क्वेश्चन का आंसर दे दो यार, हैं क्यों। नितेश बहुत गुस्सा आ रहे हैं, क्या बात है, एक बार और गुस्सा हो अगर ब्लॉक होना हो तो। नहीं, आंसर दे दो शांति से। इनकरेक्ट, मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स। तो हमें पता है कि हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये मान लो फिलामेंट है, ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं स्टेमन, जो कि मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से होगी आपकी, एक स्टाइल से खड़ी होगी, स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये लगा होता है ओवरी से, ठीक है, ये ओवरी होता है। इसमें होते हैं ओव्यूल्स, क्या होते हैं इसमें, ओव्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। अभी होता क्या है, ये येलोइश पार्ट होता है पॉलन ग्रेन्स, ये उड़ के यहाँ मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पर जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये चपकेगा क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बनेगी जिसको पहुँचाएगी ओव्यूल के पास। जब पहुँचाएगी इसके ओव्यूल के पास, तो ये क्या है, ये मेल पार्ट है, यानी कि मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, सही है। फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन द स्टिग्मा, नहीं भैया, फीमेल गैमीट जो है ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओव्यूल, स्टिग्मा में थोड़ी ना, यहाँ थोड़ी ना बैठा हुआ है ओव्यूल, मेन तो ये है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की जाइगोट, बिल्कुल, ये जब पॉलन ग्रेन मिलेगा ओव्यूल से, पॉलन ग्रेन क्या है, तो पॉलन ग्रेन है मेल पार्ट, मेल गैमीट है। फीमेल गैमीट क्या है, ओव्यूल, ये बड़ा सा जो डमरू दिख रहा है तुमको ये, ठीक है, ये है आपका ओवरी, ठीक है, ये ओवरी होता है, और उसमें जो अंदर लगे हुए हैं, इसमें जो ओव्यूल लगे हुए हैं ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट। ये बनेगा आपका एम्ब्रियो, और ये बन जाएगा सीड, क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। और ये पूरा डमरू जो है ओवरी, ये बन जाएगा आपका फ्रूट। तो ओवरी बन गया फ्रूट, और ओव्यूल बन गया सीड, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन gives a zygote, the fusion of male gamete that is pollen grains and female gamete that is ovules is known as fertilization. Humans में fertilization कहाँ पर होता है, humans में fertilization
फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी में होता है? कौन सा ऑर्गन होता है जहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन? तो भैया न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन सबसे पहले बताओ, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर किया था? तो कुछ इस तरह से होता है इसका, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये डेंड्राइट होते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये क्या होता है? साइटन या फिर सेल बॉडी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? एक्सन होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है? नर्व टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग इसको बोलते हैं, ठीक। अब इसमें ग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसमें कवरिंग बनाती है। इस कवरिंग को माइलिन शीथ बोलते हैं, और इस माइलिन शीथ के बीच बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी करी थी वो कैमिलियो गोल्जी जी ने करी थी, अपने ब्लैक इंक रिएक्शन से इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और उस दूसरे के साइनाप्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरा का जो साइनाप्स होता है उसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ये आप बताएंगे। फैलोपियन ट्यूब में होता है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। गलत कौन सा इसमें? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ तो यार सबसे नीचे होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, सही है। प्राइमरी कंज्यूमर, भाई प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल। पहला ट्रॉफिक लेवल तो ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर। स्मॉल कार्निवोरस थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। जो बैक्टीरिया होते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में नहीं आएंगे, आप ऐसे समझ लो इनकी अलग से फूड चेन चलती है जिसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं इसको हम। तो एक्चुअल में होता ये है कि ये मान लो ये है पूरा ट्रॉफिक, हमारा पूरा पिरामिड। ये ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे पहले वाले पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। प्राइमरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे सेकंड वाले पे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे थर्ड वाले में, एंड टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएंगे फोर्थ वाले में। इन पे जब ये मर जाएंगे, चाहे कोई मरे, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये कोई भी, उसको डिकम्पोज करने का काम, जब ये मरेंगे तो उसको हम बोलेंगे डेट्रिटस। क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। और ये जो इस पर फीड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इनको बोलेंगे डेट्रीवोरस। बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये सब क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। सारे बैक्टीरिया सैप्रोफाइट नहीं होते हैं, लेकिन जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जो सड़ रही हुई चीज़ पे अपना खाना भोजन देखते हैं, उसको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो इनकी अलग से फूड चेन चलती है जिसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, DFC। ठीक है, डेट्रिटस जो होता है उसको डिग्रेड करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलते हैं, तोड़ते हैं, और फर्दर उसको जो है न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, है ना, काइंड ऑफ स्कैवेंजर के तौर पे ऐड करते हैं हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम में ये। In the food vacuole of which organism, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse the cytoplasm? किस जीव में के भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिकीय द्रव में फैल जाते हैं? तो अमीबा होता है ये, ठीक है। अमीबा क्या करता है? उसको जैसे ही फूड पार्टिकल दिखा उसको, वो क्या करता है? अपने सीडोपोड बढ़ाता है, अंदर लेता है, फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल जब बनता है तो डाइजेस्ट करता है, और जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन क्या होता है? एल्गे यानी शैवाल और फंगस के बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो। प्लाज्मोडियम देख चुके हैं, प्लाज्मोडियम में जरा बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? स्पाइरोगैरा क्या होता है? ग्रीन एल्गे होता है, और इसमें किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो प्लाज्मोडियम में अगर बात करेंगे तो मल्टीपल फिजन होता है इसमें, ठीक है। और मलेरिया के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पाइरोगैरा में होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। मलेरियल पैरासाइट शो विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि जो मलेरिया परजीवी होते हैं वो किस अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है। तो मलेरिया जो पैरासाइट होता है, अभी देखा है हमने मल्टीपल फिजन, यानी प्लाज्मोडियम की बात हो रही थी यहाँ पर। इनकरेक्ट कौन सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाइड्रा मल्टीपल फिजन करता है, ईस्ट स्पोर फॉर्मेशन करता है, लेशमैनिया बाइनरी फिजन करता है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। तो बिल्कुल सही है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, लेशमैनिया बाइनरी फिजन करता है अलोंग अ प्लेन, नॉट अलोंग एनी प्लेन। एनी प्लेन तो अमीबा हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा स्पोर फॉर्मेशन में जो हमारा ब्रेड मोल्ड होता है,
जिसको कि हम राइजोपस बोलते हैं, वो भी ऐसे करता है, वो भी एक फंगस है, ये भी एक फंगस है, ईस्ट भी एक फंगस है। हाइड्रा जो होता है ये कैसे करता है? बडिंग से, जिसको मुकुलन बोलते हैं हिंदी में, बडिंग से करता है। या फिर ये खुद को रीजनरेट करने की भी कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो पूछा गया था, गलत पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो 32 पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि मैच करना है प्लांट हार्मोन और उसका फंक्शन को, जल्दी से मैच करके बताइए। बडिंग मुकुलन सही है। इन्वर्टर की साउंड रोकने के लिए ओवरलोड चेक करें, बैटरी कनेक्शन टाइट करें और बैटरी को चार्ज रखें। अगर इशू सॉल्व ना हो तो टेक्नीशियन से सर्विसिंग करवाएं। अरे बहुत सही जादू, धन्यवाद। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो एफसीसी एसिड इनहिबिट करता है, मारता है ग्रोथ को। साइटोकिनिन सेल डिवीजन करवाता है। जिब्रेलिन जो है स्टेम की ग्रोथ करवाता है। पहला ही सही हो गया एकदम तो अपना, ठीक, हिंदी में लिखा हुआ है। जिब्रेलिन जो है ध्यान रखना, ये आपका सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है एंड फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, फूल आने में भी, है ना। 33rd, एंड दिस इज आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस एट प्यूबर्टी दैट कैन सिग्निफाई सेक्शुअल मैचुरेशन। यौवन के समय होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचाने जो यौवन परिपक्वता को दर्शाता है। मूड स्विंग होते हैं, अलग तरह से बिहेव करने लगता है आदमी, नए नए बाल आने लगते हैं या फिर हाइट बढ़ने लगती है। तो प्यूबर्टी का सिंबल होता है कि बाल आने लगते हैं, ठीक है, बाल आने लगते हैं, आवाज़ चेंज होने लगती है। जैसे कि अगर बात करें मेल्स की, बाहरी आने लगती है और लड़कियों की श्रिल होने लगती है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट इज नोन एज। फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, फुल्ली। अब तुम्हें आ रहा होगा किसमें? फ्रैगमेंटेशन और बाइनरी फिजन में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर able to fully different organism to give rise to new individual from their body part. ओके, बॉडी पार्ट से डी आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हाइड्रा बताया था, प्लेनेरिया होता है, हाइड्रा होता है, ये क्या होते हैं? अगर इनका कोई, जैसे प्लेनेरिया होता है, ठीक है, प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है जरा बताएंगे? तो उसका अगर कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए, ठीक है, तो वो पूरा बॉडी पार्ट जो है बन जाता है। इस तरह के स्पेशलाइज सेल्स देखने को मिलती हैं इनमें, ठीक है। पूरा जो है आपको रीजनरेट करके मिल जाएगा। फ्रैगमेंटेशन तो स्पाइरोगैरा में होता है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। बॉडी पार्ट से अगर पूरा डेवलप हो रहा है तो वो रीजनरेशन में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कप शेप्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन with which capillary cluster in the kidney is associated? Proximal convoluted tubule, Bowman's capsule, distal convoluted tubule या फिर glomerulus? क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये बोमैन्स कैप्सूल हो गई, ठीक है, इसमें इस तरह का जो गुच्छा टाइप होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये बोमैन्स कैप्सूल हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसकी बात कर रहा है उसी की तो पूछ रहा है। हाँ, कप शेप्ड जो होता है आपका यही होता है, ठीक है, कप शेप्ड आपका यही होता है। और इस तरह से इसमें ट्यूब होती है। और इसमें क्या होता है, कौन सी टेक्निक से ये क्या कर लेता है? ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपका एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी दोनों किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, जो कि बेसिक यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं किडनी की। पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, आई होप पता होगा सभी को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 36, व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड इन द मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू नो मैनी प्लांट लाइक सुगर, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस? रीजनरेशन तो होगा नहीं यार, प्लेनेरिया, हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा या फिर इन जनरल एल्गे। स्पोर फॉर्मेशन फंगस, याद कर लो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा जिसमें कि लेयरिंग आती है। लेयरिंग किस में करते हैं? जैसे लेमन में करते हैं लेयरिंग, स्ट्रॉबेरी में करते हैं लेयरिंग, ठीक है। और ग्राफ्टिंग अगर बात करेंगे तो रोज़ में करते हैं, ठीक है। और टिश्यू कल्चर क्या होता है?
ये साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पर हम टिश्यूज़ लेते हैं, उसको एक पर्टिकुलर हम केमिकल में ट्रांसफ़र करते हैं, केमिकल में शिफ्ट करते हैं, और केमिकल से केमिकल चेंज करके इस तरह से हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर वो अलग होता है आपका, ठीक है। तो उसको हम साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, जो कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक तो बायोटिक यानी लिविंग, और दूसरे एबायोटिक नॉन लिविंग। जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु ये बायोटिक हो गए, हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब जो होते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसर, ऑल ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और कुछ तरह के बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर होते हैं। कुछ तो सैप्रोफाइट होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और कुछ होते हैं प्रोड्यूसर। एक उदाहरण दे सकता है कोई मुझे? डिकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू सिंपल ऑर्गेनिक, यानी तीनों ही सही हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? आपके बैच में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? केमिस्ट्री आज ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो एल्गे क्या होते हैं? एल्गे जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो ये जो है ऑटोट्रॉफ होगा। एग्जाम्पल ऑफ दी ब्लू ग्रीन एल्गे और क्या हो सकते हैं? नॉस्टॉक भी जो होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। जो स्पिरुलिना जो बनता है, स्पिरुलिना जो इसको सुपर फूड बोला जाता है, रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, एनटीपीसी में। तो ये भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गे से ही डिराइव किया जाता है। क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला स्पिरुलिना की तरह होता है, खूब प्रोटीन वगैरह होता है इन दोनों में, लेकिन जो क्लोरेला बनता है वो आपका ग्रीन एल्गे से बनता है, ठीक है। वो रिच इन आपका प्रोटीन होता है। हाँ, कल्याणी अंबेडकर जी, जो 2.0 का कोड है वो मैं देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ उसको, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? तो रिफ्लेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मान लो कैंडल है ना, ये जल रही है, तुमने हाथ लगाया, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे हाथ में सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे जिनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? इसको लेके जाएंगे तुरंत कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा तुम्हारे हैंड को कि हटा लो भैया, नहीं जल जाओगे। तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। ये होते हैं एफरेंट, ठीक है। यहाँ पर बैठा है स्पाइनल कॉर्ड, ये होते हैं एफरेंट, जिनको कि मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंस कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन्स। सीडीएस में पूरा पाथ पूछ लिया था एक बार इसका, ठीक है। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। तो प्लांट की जो होती है लो एनर्जी नीड होती है, क्यों होती है बताओ तुम? 4 ऑप्शन में चुन के। 50 क्वेश्चन करेंगे भाई, 39 पे आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके बाद बस। 3.0 रेलवे के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है। मोटिवेशनल किंग, प्लांट बॉडीज हैव स्मॉल पोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। प्लांट डू नॉट मूव, तो प्लांट मूव तो करते नहीं हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं हमारी तरह, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर डेड सेल्स होती हैं इसी तरह, इसीलिए, ठीक है। ये जब मैंने टिश्यूज़ पढ़ाया था तो ये चीज़ डिफरेंस मैंने लिखवाया था। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला जो हम लोगों ने किया ना, अभी रिसेंट में ही बायो पढ़ी है, ठीक है। एलपी की जब आंसर किया है उस, ठीक है, आई थिंक कल ही तो ख़त्म हुआ है हमारा, ठीक है। एलपी के आंसर की आई थिंक 3 दिन पहले आई थी। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? पुरकिंजे हो जाएंगे। वर्चोव ने क्या किया था? इन्होंने ओमनिस सेलुला ए सेलुला करके थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि किस तरह से कोई भी जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। और सेल थ्योरी किसने दी थी और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आप बता देंगे? ले भैया कर लो बात। SCR का फुल फॉर्म बता दो, जो लिपिड और फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन आप बता दीजिए। तो लिविंग सेल, तो ये तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी कॉर्क में, ठीक है, जो कॉर्क की सेल होती है। जो लिविंग सेल होती है यानी कि जीवंत कोशिका होती है, इसकी डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है, पॉन्ड वाटर में करी थी। और सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और स्वान ने। इसके अलावा इसका डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है।
ठीक है, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और मेनली जो स्मूथ ये लिवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें साइटोक्रोम P450 करके एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था जो कि इसमें हेल्प करता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, तो किस में नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो जो हमारे प्रोलोग होते हैं उसमें नहीं होती है, प्रोलोगों में नहीं होती है। ठीक है, लैक न्यूक्लियस ऑल्सो, लैक न्यूक्लियस सिंपल रख लो, या फिर लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन लिख लो। अच्छा, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, ठीक है, पुअरली डिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? 43 अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यार आपका। ठीक है, ये आपका होमोलॉगस सीरीज होगा लेकिन है केमिस्ट्री क्वेश्चन। जो सीरीज होती हैं जो, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, नॉट प्रेजेंटेड क्या, हाँ, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस नहीं बोलेंगे भैया, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोलस तो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन, एवोल्यूशन, वेरिएशन। ऑप्शन नंबर डी वेरिएशन, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वेरिएशन वो था सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, वो स्टेबिलिटी के लिए नहीं। स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, प्रजनन होता रहे। सोचो हर कोई ब्रह्मचर्य पे उतारू हो जाए, ख़त्म, टाटा, गुड बाय, गया क्या वो स्पीशीज़, है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन अब तुम ज़्यादा ही उस पर पूरे उतारू रहोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है ये। ठीक है, 45 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो द पावर ऑफ रीजनरेशन। कौन दिखाता है? ये दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्लेनेरिया दिखाता है आपका। अर्थवॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है? जल्दी से बताइए। मैंने पीछे भी किसी का फाइलम पूछा था, प्लेनेरिया का पूछा था। प्लेनेरिया जो होता है ये होता है आपका प्लेन होता है। प्लेन होता है मतलब कि प्लैटी हेलमिंथिस से बिलोंग करता है, प्लैटी हेलमिंथिस से बिलोंग करता है, जिससे कि हमारा टीनिया या फिर जिसको कि हम टेप वॉर्म भी बोलते हैं वो बिलोंग करता है, जिससे कि हमारा जो लिवर फ्लूक है वो बिलोंग करता है। अर्थवॉर्म जो होता है एनालीडा से बिलोंग करता है, जिसमें कि बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना, ट्रू सीलॉम देखने को मिलता है, कैविटी होता है इसमें, है ना, और बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाएगा एनालीडा में जैसे कि लीचेस, जोंक जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विच ग्लैंड सेक्रीट एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन सा ग्लैंड सेक्रीट करता है? तो थायराइड, एड्रेनल या फिर पीनियल। तो ये सेक्रीट करता है एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, सेक्रीट करता है। जो कहाँ पर होता है, लोकेशन क्या होता है? दोनों किडनी के ऊपर जो होता है, इस तरह से होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है ज़रा बताएंगे? तो इसको हम जानते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से। ठीक है, जब एकदम से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है, डर जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं एकदम से, जैसे मान लो कि एकदम से रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा, भाग लो, या है ना उस तरह की सिचुएशंस। तो अगर बात करें इसकी, अगर डिक्रीज़ हो गई, हाइपो एड्रेनलिज्म हो गया, तो आपको इससे डिजीज़ जो हो जाएगी दैट वुड बी एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है इसकी कमी से। भूमिका सही है, विवेक सही है। 47 अदर दैन दी नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम के अलावा और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी तो सिर्फ वेस्ट निकालते हैं, जैसे किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। स्किन क्या करता है? जो गर्मियों के टाइम पे पसीना निकालते हैं हम, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे जो एक्सेस जो सॉल्ट वगैरह है उसको हम रिलीज़ करते हैं, एक्सेस सॉल्ट वगैरह, है ना, और बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे जो जितने भी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कैसे ग्लैंड होते हैं? जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको सीधा ब्लड के थ्रू अपने हार्मोन्स को पहुंचाते हैं, तो वो हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। रेस्पिरेटरी से तो हम एनर्जी बनाते हैं, इससे हम एनर्जी बनाते हैं, और डाइजेस्टिव से तो डाइजेशन कंप्लीट करता है। और हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ फिजन। ए सेक्शुअल कौन नहीं दिखाता है? तो प्लाज्मोडियम नहीं दिखाता है। ये सेक्शुअल दिखाएगा अलॉन्ग एनी प्लेन, ये दिखाएगा अलॉन्ग एनी फिक्स प्लेन। अर्थवॉर्म भी दिखाता है ए सेक्शुअल
सॉरी एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, मैंने बाइनरी फिजन समझ लिया, ये आपका मल्टीपल फिजन दिखाता तो है, सिर्फ फिजन पूछा है इसमें, सिर्फ फिजन पूछा है। अर्थवॉर्म तो यार आपका एसेक्सुअल क्यों दिखाएगा, ये तो सेक्सुअल दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों एसेक्सुअल, ये आपके बाइनरी से, और ये मल्टीपल फिजन, बाइनरी मल्टीपल, ये आपका केचुआ जो है दिखाएगा किस तरह से। हाँ सही है सबका, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। प्लाज्मोडियम नहीं होगा भाई, मैंने प्लाज्मोडियम गलती से लगा दिया तो तुम भी प्लाज्मोडियम तुरंत देखते सुनते नहीं हो क्या। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। आज ही करवाया बैच में हम लोगों ने किया था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कपड़े गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे, भाई मग्घे में पानी रखो, एक बाल्टी में रख दो, एक थाली में रख दो, थाली में जल्दी उड़ जाएगा पानी, इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जिस दिन आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, किससे मेजर करते हैं इसको, जिस दिन आर्द्रता ज़्यादा होती है उस दिन डिक्रीज, कपड़े कम जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फियर। पहले से ही वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है तो फिर वाटर की ज़रूरत ही क्या है एयर को, तो वो इवापोरेशन कम रेट से होगा देन उस केस में। तो मेजर किया जाता है इसको हाइग्रोमीटर से, हाइड्रो नहीं, हाइड्रो से तो पानी की जो होता है उसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर होगा, ग्रो जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक मैंने बताया थे परमानेंट, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो एपिकल होते हैं और एक इंटर कैलरी होते हैं और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे। ये क्या करेगा, प्लांट की विड्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, उसकी विड्थ बढ़ाएगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, गर्थ में प्रेजेंट होता है। गर्थ मतलब साइड में प्रेजेंट होता है, ये साइड में प्रेजेंट होता है, ये साइड में। और ये कहाँ, टिप्स में प्रेजेंट होता है, टिप्स में, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में। और ये बीच बीच में, इंटर कैलरी जो है नोड्स में प्रेजेंट होता है, बीच बीच में। तो एट दी ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स हो जाएगा, ठीक है। और रूट में जो आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पर प्रोटोडर्म होता है, आपको उसको प्रोटोडर्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी के तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप करेंगे। ई बुक पड़ी हुई है, आंसर अगर आपको चाहिए, वैसे इसकी पीडीएफ आपको, इस पीपीटी की पीडीएफ तो हमारे सीसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आपको आंसर्स चाहिए कि सर क्या आंसर होंगे, फंक्शन ऑफ जाइलम फ्लोएम, सब वही, ठीक है। थेरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन, सब वही है बार बार। 1665 में किसने सेल की डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने। 1674 में लीवेनहॉक ने करी थी। शेल्डन सॉन ने सेल थ्योरी दी थी, सब पढ़ा हुआ, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा टफ थे वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। चलो, तो सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब आगे अगर आपको ऐसे केमिस्ट्री का चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और आप लाइव पर हमारे SSC ऐप पे टॉप, मतलब इस तरह से डाउट पूछ सकते हैं अपने हेल्प चैट सेक्शन पे जाके, कोई भी आपको दिक्कत होती है, ठीक है। और थैंक यू। क्या चीज़, 49 का ए होगा, एक सेकेंड। Which of the following does not increase the rate of evaporation? तापमान बढ़ेगा तब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। यहाँ पर डिक्रीज लिखा है, ठंडी में कपड़े कम जल्दी सूखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मुझे लगा ह्यूमिडिटी का सबका इंक्रीज लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यस, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर करते हैं ख़त्म। और जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी इसी तरह चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा। बाकी तो परमार SSC टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी ई बुक के फॉर्म में, पूरा मॉक फॉर्मेट में है, आप खुद से भी अटेंड कर सकते हैं जाके, पूरे आंसर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मैच करना है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ परमार SSC टेलीग्राम चैनल, वहीं से ज्वाइन करिएगा बिकॉज बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, ठीक है। हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, जल्दी से हो जाए, फिर जल्दी से फिर हम पोस्ट शेयर करें। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स फॉर सब्सक्राइबिंग दी परमार SSC चैनल, है ना। चलो भाई, थैंक यू।